हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 12वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये चैप्टर एक बार इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1864 में और निधन 1938। और ये परिचय में आप ये चीज़ें याद रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लेखक का परिचय जो है वो आपके 4 नंबर का प्रश्न बनता है। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। 1864 में इनका जन्म हुआ, याद रखेंगे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, रेलवे में इन्होंने नौकरी की। लेकिन स्वाभिमानी सद्भाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। स्वाभिमानी व्यक्ति थे, कहीं न कहीं उनकी दिक्कत आई, अड़चन आई, इस कारण से उन्होंने रेलवे से इस्तीफा दिया। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का इन्होंने, ये याद रखेंगे, 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। याद रखने वाली बात है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और 1938 इसमें इनका निधन हो गया। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी और अच्छे साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि थे, समालोचक भी थे, अच्छे निबंधकार, संपादक और भाषा वैज्ञानिक थे। इसके साथ साथ इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री थे, विविध इनके रूप थे। यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी इन्हें कहा जा सकता है। अच्छा, हिंदी व्याकरण में वर्तनी के नियम स्थिर करके गद्य को परिष्कार किया। हिंदी व्याकरण के जो नियम है इनको भी स्थिरता देने का काम इन्होंने किया। इस प्रकार हिंदी साहित्य के गद्य भाग को इन्होंने काफी ज्यादा श्रेष्ठता प्रदान की। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन जो लेखक थे उनको भी मार्गदर्शित किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान, यानी जिसको सुधार काल भी कहते हैं, को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहते हैं। सुधार काल को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। इनका इतना महत्व साहित्य में रहा है। इनके प्रयास में ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। तो इस प्रकार से द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन और रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। थोड़ी रचनाएं भी इनकी हम देख लेते हैं। रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं इनकी प्रमुख रही है, तो जैसे काव्य मंजूषा, अबला, विलाप, इसी के अलावा कान्यकुब्ज, इसी क्रम में कविता कलाप, इनको आपको याद रखनी चाहिए रचनाओं का नाम। और भी बहुत सी है, जैसे महिला मोद, रस रंजज्ञ। तो इस प्रकार से ये इनकी काफी रचनाएं इनमें आपको देखने को। रसज्ञ रंजन, ये है रसज्ञ रंजन। तो इस प्रकार से बहुत सी रचनाएं इनकी लिखी गई है। अनुदित, जिनका अनुवाद किया वो रचनाएं भी है, जैसे विनय विनोद, स्नेह माला, ऋतुरंगिनी, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता, ये गद्य साहित्य की रचनाएं भी इनकी हैं। अब हम प्रिय विद्यार्थियों, आप बात करते हैं इनके चैप्टर की। ये अभी इनका परिचय आपने देखा।
और अब जो चैप्टर है उसका मैं मूल अर्थ या मूल आशय क्या है, उसके माध्यम से क्या सीख हमें देना चाहते हैं लेखक, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका शीर्षक ही लगभग आपको अपने प्रश्न के उत्तर दे देगा। स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये इस पाठ का नाम है, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही सुंदर पक्ष को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इस पाठ में, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, ये निबंध है आपका। इसमें द्विवेदी जी ने क्या बात कही है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अनपढ़ की बात नहीं कर रहे हम, पढ़े लिखे मनस्वी लोग ये मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना गलत है। अब गलत क्यों है, यदि हम किसी से पूछें कि गलत क्यों, तो उसके पीछे वो तर्क देते हैं। महावीर प्रसाद उन तर्कों को मानते हैं कुतर्क, कि स्त्री को न पढ़ाना, वो लोग बताते हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना अनाचार है, पाप है, इससे अधर्म फैलेगा, सृष्टि में न जाने कैसी कैसी विडंबनाएं आएगी, बुरी चीजें आएंगी। वो अपने कुतर्क देते हैं। उन कुतर्कों का खंडन इस पाठ में द्विवेदी ने किया है। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पुरुष और महिला। स्त्री को आप नहीं पढ़ाओ, पुरुष पढ़ता रहे, तो आप बताओ एक गाड़ी के दो पहिए साथ चलते हैं, वो पहिया साथ कैसे चलेगा। एक सुदृढ़, श्रेष्ठ और एक बहुत ही परिष्कृत समाज का निर्माण कैसे संभव है यदि आप स्त्री को बिना पढ़ाए रखना चाहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन कुतर्कवादियों को बहुत अच्छे तर्क देकर समझाने का प्रयास किया कि आपकी बात बिल्कुल बेईमानी है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो जो कुतर्क देने वाले, उन्होंने क्या क्या कुतर्क दिए, इसमें टू द पॉइंट बात की गई है। और उन कुतर्कों का पटाक्षेप, उनका निस्तारण किस प्रकार से लेखक ने किया है, वो भी बड़ा देखने लायक है। तो आओ एक बार सबसे पहले परिचय में आपको दोबारा बता देता हूं कि प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक, ये याद रखेंगे, महिला मोद इनका निबंध शीर्षक है। इस महिला मोद निबंध शीर्षक से यह आपका निबंध लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार 1914 को सरस्वती पत्रिका जो थी, इन्होंने संपादन किया। इस सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1914 में। तो 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक, पहले जो इसका नाम था, यह नहीं था स्त्री शिक्षा विरोधी, पहले लिखा था पढ़े लिखों का पांडित्य। जो पढ़े लिखे बहुत विद्वान लोग हैं, उनका पांडित्य, उनकी पंडिताई, उनकी विद्वता, इस विषय को लेकर के इस निबंध को लिखा गया था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही हैं। स्त्रियां हर क्षेत्र में, आज 21वीं सदी में हम ये देख रहे हैं कि चाहे व्यापार हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, विज्ञान हो, धर्म हो, हर क्षेत्र में महिला पुरुषों का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रही। बल्कि अब तो यूं कहें कि महिलाएं कुछ न कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आज स्त्रियां 21वीं शताब्दी में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। उसके पीछे हमारे समाज सुधारकों, हमारे स्त्री शिक्षा के समर्थकों को कितने पापड़ बेलने पड़े, कैसे कैसे दकियानुसी विचारों वाले लोगों से आमना सामना करना पड़ा, उनकी बातों को दरकिनार करने के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़े, और स्त्री शिक्षा के पक्ष में कैसे कैसे तर्क देकर उनको समझाने का प्रयास किया। तब जाकर के आज ये स्थिति आई कि हम स्त्री शिक्षा के विरोध को छोड़ पाए हैं या स्त्री शिक्षा के पक्षधर बन गए हैं। तो इसके लिए हमारे समाज सुधारकों और स्त्री शिक्षा समर्थकों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को एकाटे जिसको काटा न जा सके, एकाटे ऐसी सोच तो कह रहे हैं दकियानुसी सोच, दिखावटी, दकियानुसी बिना मतलब की सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है।
लेकिन ये जो बकवास की सोच है, दकियानुसी सोच है, ऐसे ऐसे तर्क दे करके जिसको काटा नहीं जा सकता, उस सोच को बदलने का प्रयास किया गया। तो दकियानुसी अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ग्रहण करने की बात कही है। हमें ऐसी सोच को छोड़ना चाहिए और वास्तव में जो तर्कपूर्ण बातें हैं, तर्कपूर्ण परंपराएं हैं, उनको हमें आत्मसात करना चाहिए। तो इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी पाठ्य पुस्तक आप सामने रखिए और जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूं, ये चैप्टर आपकी व्याख्या के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इस पाठ से व्याख्याएं अक्सर पूछ ली जाती है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण माना जाएगा। बड़े शोक की बात है, शोक कहते हैं दुख को, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान है जो स्त्रियों को बढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। आज भी ऐसे पढ़े लिखे विद्वानों की बात कर रहे हैं हम, जो मानते हैं कि स्त्रियों को अधिक पढ़ाना गृह सुख का नाश करना है। यदि घर के सुख का, शांति का नाश करवाना है तो महिलाओं को पढ़ाओ, ऐसे लोग हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है। आप सोचो कितनी विडंबना है, कितना दुर्भाग्य है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शिक्षा की दृष्टि से मंझे हुए हैं, जिन्होंने स्कूलों में और कॉलेजों में बहुत अच्छी श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे लोगों की मान्यता है कि स्त्रियों को पढ़ाना घर के सुख का नाश करवाना है। जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़े हैं, वो ये मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना घर के सुख का नाश करना। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या सकता। जो लोग, जिन लोगों का नैतिक दायित्व तो बनता है कि वो तो स्त्री शिक्षा को और ज्यादा आगे बढ़ावा दे, और वही लोग ऐसे और उसके बाद में कुतर्क भी देते हैं, यानी स्त्री शिक्षा क्यों जरूरी नहीं है या स्त्रियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके पीछे तर्क देते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे तर्क तो नहीं हो सकते। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कुतर्क कहेंगे। स्त्री शिक्षा के विरोध आप क्या चाहते हैं? समाज में स्त्रियों को पीछे रख करके क्या हम समाज का समुचित उत्थान कर पाएंगे? किसी भी स्थिति में नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसे कुतर्कवादी वो अपना कुतर्क देकर के अपनी बात को श्रेष्ठता से साबित करना चाहते हैं। तो और वो लोग जिनका पैसा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना, कुमार्गगामी बुरे मार्ग पर चलने वाला, ऐसे व्यक्ति कि जो कुमार्गगामियों को अच्छे मार्ग पर चलाने की बात करते हैं, वो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। तो साहब, और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना, उनकी दलीलें सुन लीजिए। अब वो क्या दलीलें देते हैं, ध्यान से सुनना। पहली दलील देते हैं, इनकी दलीलें ध्यान से सुनना आपको। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। पहला कुतर्क देते हैं वो। अब उनकी नजर में तो तर्क है, लेकिन हम उसे कुतर्क कहेंगे कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में, क्या आप पुराने संस्कृत के अच्छे अच्छे नाटकों को उठा के देख लीजिए, उसमें स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई है। तो ऐसा क्यों करवाया? अपड़ों की भाषा में बातें क्यों करवाई? क्योंकि उस समय पढ़ने का चलन नहीं था, स्त्री शिक्षा नहीं थी। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। यानी पुराने जमाने के नाटकों को उठा के देख लीजिए, उसमें स्त्रियों का की ज्यादा भूमिका नहीं थी, और कहीं थी भी तो उनसे कोई परिष्कृत भाषा में बात नहीं करवाई गई होती। तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमित प्रणाली जरूर लिखी होती। अगर ऐसा होता तो उनकी नियमबद्ध प्रणाली कहीं न कहीं जरूर होती। दूसरा तर्क क्या देते हैं, वो भी कुतर्क है। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। ये पढ़े लिखे, ये विद्वान, ये बहुत ज्ञान और शास्त्र को जानने वाले लोग कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, कम पढ़ी लिखी थी। तिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का दुष्परिणाम था। दुष्यंत और शकुंतला की छोटी सी कथा थी। शकुंतला किस प्रकार से एक नदी को पार करके जब मछली उसके मुद्रिका को खा जाती है, वो स्मृति के लिए दुष्यंत के पास जाती है, लेकिन दुष्यंत उसको भूल जाता है क्योंकि उसको श्राप मिला था। लेकिन वही मुद्रिका जब उसके सामने आती है एक मछुआरे के द्वारा, लेकिन उससे पहले शकुंतला किस किस प्रकार के वाक्य उससे कहती है,
ये बड़ी विडंबना थी, ये बड़ा दुर्भाग्य था। तो इस प्रकार से जो दुर्वाक्य कहे गए, यानी शकुंतला ने जो दुष्यंत को दुर्वाक्य कहे, वो उस पढ़ने का ही परिणाम था। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। शकुंतला के द्वारा लिखा गया श्लोक भी अनपढ़ों की भाषा थी। अतः नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों को भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। यानी स्त्रियों को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाना चाहिए। आप देख लो दुष्यंत और शकुंतला का उदाहरण देकर के किस प्रकार से बात को कुतर्क के साथ रखा है। तो यानी किसी भी स्त्री को पढ़ाने से हमेशा अनर्थ ही होता है, उसको पढ़ाना से बचना चाहिए, उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभाव उत्तर की उपेक्षा है। यानी सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका श्रेष्ठ उत्तर ही नहीं मिल पाता, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। यानी ऐसे अनर्थकारी लोग, ऐसे स्त्री शिक्षा के विरोधी लोगों को कोई सटीक उत्तर देने वाला नहीं मिला, इसलिए वो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखने में सक्षम है। लेकिन द्विवेदी जी बताते हैं कि मैं अक्सर से उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा और उन्हें बिल्कुल निरुत्तर करने जा रहा हूं कि उनके जो कुतर्क है वो बेकार है, उनका कोई औचित्य नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाने से किसी प्रकार का अनर्थ होने वाला नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाने से समाज का हित होगा, देश का हित होगा और समाज उत्थान की तरफ बढ़ेगा। इस प्रकार क्या क्या तर्क दे करके उनकी बातों को सहज भाव से वो बताना चाहते हैं। तो ये पूरी बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि स्त्रियों को पढ़ाने से कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता। समाज का एक बहुत बड़ा अंग स्त्रियां हैं। स्त्रियों को पढ़ाना इतना ही जरूरी है जितना पुरुषों को। और फिर पुरुष क्या सीखते हैं ये भी बहुत अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। तो हमें स्त्रियों को पढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए, उसमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्त्रियों के प्रति बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लेखक ने उदाहरण देकर के उन बातों को स्पष्ट करना चाहा है। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। पहली बात तो ये कही कि हम कहते हैं कि नाटकों में स्त्रियों के द्वारा अनपढ़ों की भाषा में बात करवाई गई है। कभी भी ऐसा करना या ऐसी बातें कहना कि नाटकों में स्त्रियों से अपढ़ की भाषा बताई गई है या कहलवाई गई है, इसके कारण से वो अनपढ़ है, ये सबसे बड़ी भूल है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। संस्कृत बोलना ही पढ़ने लिखे का सबूत है, ये गलत बात है। आप कह रहे हो कि उनको संस्कृत में बात नहीं करवाएगी। जो अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए हैं, विज्ञान शाकुंतलम या ऐसे संस्कृत के नाटक, उनमें स्त्रियों से एक अपढ़ों की भाषा में बातें करवाई गई। तो क्या संस्कृत न बोल पाना ही अनपढ़ होने का सबूत है? ये गलत बात है। और न गंवार होने का, ये गंवार होने का भी नहीं है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? आप देखो, ऋषियों की वेदांत वादिनी स्त्रियां जो वेदांतों को, वेदों को, धर्मशास्त्र के महान ग्रंथों को, गूढ़ ग्रंथों को संस्कृत में उच्चारित करती थी, तो क्या वो फिर अनपढ़ थी? उनकी बात क्यों भूल जाते हो आप? हमारे पुराने ग्रंथों में उठा के देख लीजिए, वेद शास्त्रों में देख लीजिए, एक से बढ़कर एक स्त्री, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसी ऐसी स्त्रियां जो विद्वता से आकंठ भरी पड़ी थी। क्या उनकी विद्वता को हम दरकिनार करते हैं? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? तो ऐसी वाहियात और फजूल की बातें करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए और वही शिक्षा, बल्कि उससे उत्तम शिक्षा देना चाहिए जो पुरुषों को दी जाती है। इस प्रकार के कई तर्क हमारे द्विवेदी जी ने आगे इसमें दिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बाकी जो भाग है मैं अगले अंक में कल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपसे मेरा आग्रह है कि आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बहुत अच्छी तरह लिखेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह याद करेंगे और व्याख्यात्मक रूप से पाठ मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी व्याख्या के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी आप करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप पूरी दृढ़ता के साथ अध्ययन जारी रखें। थैंक यू।